हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे E20 फ्यूल के बारे में। इसके सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इसको मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये करंटली क्यों न्यूज़ में था, इसका इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स क्या है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, इसमें क्या इसका क्रिटिसिज्म है और कोर्ट का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेंस के कुछ सिंपल आंसर हैं जो भी हमने लास्ट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली E20 को ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ने इसको रोल आउट कर दिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट ये बना कि एक तो कंज्यूमर चॉइस की बात थी कि इसको थोप दिया गया कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं आपको E20 फ्यूल ही डलवाना पड़ेगा या फिर प्योर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। E10 का कोई ऑप्शन नहीं रहा। और व्हीकल कंपेटिबिलिटी का इसमें इशू था, तो लोगों ने इससे प्रति कंसर्न उठाया, प्राइसिंग का और फूड सिक्योरिटी का, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, अब सिलेबस में हम देखें तो इसमें क्या है, पेपर 3 में देखोगे तो ये एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड है। पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसी से जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव गवर्नेंस से रिलेटेड है। पेपर 1 में है एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ही काफ़ी ये एथेनॉल प्रोडक्शन होता है, रिसोर्सेज, ये सारा कुछ चीज़ है। ऐसे में आप इसको एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल क्या होता है, एक तरह का एल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। ठीक है, ये वही एल्कोहल है जो मतलब जो लीकर शॉप पे जो होता है, बस उसमें क्या होता है, उसमें कुछ परसेंटेज होता है। यहाँ पे इथेनॉल में ये मोर देन 99% के आसपास ये प्योर एल्कोहल होता है इसमें इथेनॉल में। और वहाँ पे जो होता है उसमें अलग अलग परसेंटेज होता है, उसमें वाटर क्वांटिटी भी होती है। तो ये है, और ये एक्चुअली रिन्यूएबल फ्यूल है, ऑक्सीजनेटेड फ्यूल है। देखो ऑक्सीजन का कंपोनेंट हो गया इसमें, ऑक्सीजनेटेड फ्यूल है। और इसका हाई ऑक्टेन फ्यूल नंबर है। हाई ऑक्टेन से कंफ्यूज मत होना, हाई ऑक्टेन का मतलब हाई एनर्जी डेंसिटी नहीं होता। पेट्रोल का ही हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, इसका एनर्जी, इसमें जो डेंसिटी वो कम है। हाई ऑक्टेन का नंबर मतलब होता है कि हाई प्रेशर पे ये बर्न होता है, जबकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर लो होता है, तो कम प्रेशर पे वो बर्न हो जाता है। तो इसको एनर्जी डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, अब हम इसमें, आप अगर थोड़ा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखें तो आप न्यूज़ में सुना होगा कि नॉकिंग, इंजन का नॉकिंग कम करता है। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉकिंग होता क्या है। पेट्रोल में नॉकिंग ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। तो ये हमारा इंजन होता है, उसमें पिस्टन होता है। अब ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन होता है, ये अप एंड डाउन होता है, इससे कंप्रेशन होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हाई प्रेशर होता है उसके बाद स्पार्क, आपने गाड़ी में सुना होगा स्पार्क प्लग होता है, तो वहाँ से जब स्पार्क आता है प्रेशर के बाद, तो इसके बाद फ्यूल बर्न होता है। यहाँ पे होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर। अब पेट्रोल के केस में क्या होता है, मैंने बोला उसका ऑक्टेन नंबर लो होता है, तो मतलब वो लो प्रेशर पे भी बर्न हो जाता है। तो पेट्रोल के केस में क्या होता है कि जब पेट्रोल और एयर यहाँ मिक्सचर आएगा, तो प्रेशर जैसे पिस्टन में बढ़ेगा, तो एक सर्टेन प्रेशर आने से पहले ही वो स्पार्क, तो एक सर्टेन प्रेशर के बाद इसमें आता है, उससे पहले ही क्या होता है, पेट्रोल बर्न हो जाता है। तो उसमें कभी कभी इंजन नॉक नॉक उसका आवाज़ आती है, साउंड आता है, तो उसको इंजन नॉकिंग बोलते हैं। तो हाई ऑक्टेन नंबर होने के कारण हाई प्रेशर पर ही ये बर्न होता है। वो पेट्रोल का तो जल्दी बर्न हो जाता है बिना स्पार्क के ही, तो उससे नॉकिंग साउंड आता है। तो ये है थोड़ा सा टेक्निकल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको समझने के लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हैं इसके इथेनॉल के। तो इसमें क्या है, हम जनरेशन वाइज डिवाइड किया हुआ है हमने। फर्स्ट जनरेशन मतलब आप समझ लो कि काफ़ी मतलब आउटडेटेड होगा, मतलब वो फूड क्रॉप से, इनसे बनेगा सारा, शुगर केन से, मक्का से, डैमेज फूड ग्रेन्स, राइस, इन सबसे बनेगा। तो ये एक तरह का फर्स्ट जनरेशन है। बट फिर सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि हमने थोड़ा इसको अपडेट कर दिया कि आप फूड क्रॉप का यूज़ मत करो, फूड वेस्ट या एग्रीकल्चर रिड्यूसिव, राइस का जो स्ट्रो छिलका होता है वो बैम्बू वगैरह हो गया, तो नॉन फूड क्रॉप आ जाएगा जनरेशन 2 में। अब जनरेशन 3 से एक और अपडेटेड है, ये अलगी से हम ये इथेनॉल हम प्रोड्यूस करेंगे। इस पर रिसर्च चल रहा है, थोड़ा काम भी चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 जनरेशन है जो आपको ध्यान रखनी, मोटा मोटा। जनरेशन 1 फूड क्रॉप, 2 में नॉन फूड, और थर्ड में अलगी। ठीक है, अब इसमें आएगा E20 का मतलब क्या है, तो ये आप सबको पता होगा। E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। ठीक है, अब अभी जो इथेनॉल ब्रांडिंग प्रोग्राम है ये 2003 में शुरू करा था। ठीक है, और 2014 के बाद में और मेजर रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे। तो हमने इसका टारगेट क्या रखा था, 2030 तक 20% करेंगे, बट गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करके 2025 कर दिया है। तो ये हमने अचीव भी कर लिया है। PIB का न्यूज़ आर्टिकल था, उसमें तो हमने देखा है कि इसको हमने 25-26 में हमने इसको अचीव कर लिया है, E20 ब्लेंड को। ठीक है, अब इंडिया को चाहिए क्यों, हम सरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका मैं बताता हूँ आपको कारण कि क्यों चाहिए सरकार को। इसमें गवर्नमेंट क्या है, हर साल ईयरली हम जो हमारी डिपेंडेंस है 85 से 90% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो
बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस है ऑयल इंपोर्ट पे। तो इससे क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डॉलर आउटफ्लो, क्योंकि डॉलर में ही सारा ट्रेड होता है। इससे क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है, प्राइस वॉलेटिलिटी, क्योंकि डॉलर काफ़ी ज़्यादा रेट भाग रहा है डॉलर का, और उसके कंपैरिजन में हमारा रूपी काफ़ी डेप्रिशिएट हो रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी जो हमने अभी देखा, हॉर्मुज क्राइसिस जो हमने देखा था, उसमें क्या हुआ था अभी रिसेंटली, गैस और ऑयल के प्राइसेस कितने बढ़ गए थे, एलपीजी के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। तो आपने इसका एक जीता जाता उदाहरण अभी हमने देखा है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों से हमें बचने के लिए कि ये A20 फ्यूल थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल जाएगा तो 80% की ही रिक्वायरमेंट होगी ना, जो बाहर से मंगाएंगे। तो धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर की तरफ हम बढ़ेंगे। डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फार्मर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या एक आस्पेक्ट ये फार्मर इनकम से रिलेटेड भी है कि जो फूड क्रॉप्स हैं, जो वेस्ट वगैरह क्रॉप्स हैं, उनको अगर फार्मर मंडी में नहीं बेच पाएगा तो डायरेक्ट ये इथेनॉल बनाने में काम में आ जाएंगी। तो और इससे क्या नॉर्मल फूड क्रॉप्स की भी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में जब ये इधर डाइवर्जन होगा, ठीक है। तो इसमें एक लाइन आप लिख सकते हो कि अन्नदाता से ऊर्जादाता, ठीक है, ये किसान बनेगा। ये काफ़ी गवर्नमेंट काफ़ी इसको प्रमोट करती है, तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। अब इसमें क्या है, जो बाकी हमने देख लिया, सबकी एडिशनल डिमांड होगी तो फिर उसमें उनका भाव भी उनको अच्छा मिलेगा फार्मर्स को। एनवायरनमेंट बेनिफिट क्या है कि कार्बन इमिशन इथेनॉल वाले जो फ्यूल है उसमें कम होता है कंपेयर टू प्योर जो पेट्रोल होता है उससे कम तुलना में। क्लाइमेट कमिटमेंट जो हमारे हैं वो भी फुलफिल करने में हमें हेल्प मिलेगी, जैसे हमारी पेरिस एग्रीमेंट हो गया, हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो गया, नेट जीरो टारगेट जो हमारा 2070 है वो हो गया, ठीक है, और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी होगी। अब ये वाई इथेनॉल क्लीनर, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, तो कंबशन जब होता है, इसको जब जलता है फ्यूल तो इसमें ऑक्सीजन ये कंबस करती है, ये प्रोड्यूस होती है, इसमें मतलब कार्बन का जो इमिशन है काफ़ी कम से कम होता है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, इसमें जो फीड स्टॉक होगा, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से आएगा। एक तो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया और वेस्ट ग्रेन होगी, ठीक है, और बाकी हमारे जो ये जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट हो गया, जिसको बर्न करने की जगह हम उसको इधर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो बर्न करते हैं तो उससे भी काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है, जैसे आप पंजाब हरियाणा का देखते हो, पेडी फार्म्स को उनको जलाते हैं, ठीक है, जो पराली का जो इशू आता है, तो एक वो भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि उसका वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक इथेनॉल है और ये इंपोर्टेड गैसोलीन, मतलब जो पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं तो इसको हम ब्लेंड करते हैं, और ये देखो E20 ब्लेंडिंग, ठीक है। तो इससे हमें E20 फ्यूल मिलता है। इसके अलावा फिर क्या है, ये जाएगा हमारी गाड़ियाँ वगैरह में चलेगा, सारा कुछ होगा, इमिशन रिड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉटम लाइन, इसको बॉटम लाइन बोलते हैं। इसमें क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, इमिशन कम होगा, फार्मर की आय बढ़ेगी और एनर्जी सिक्योरिटी हमें मिलेगी, ठीक है। तो एक ये फ्लो चार्ट है, फार्म, शुगर मिल, डिस्टिलरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ब्लेंडिंग डिपो, पेट्रोल पंप और कंज्यूमर तक ये पहुंचेगा। फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, तो पहले तो क्या होता था, ओनली मोलासेस का ही यूज़ किया जाता था इसको एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में। तो मोलासेस क्या होता है, जब हम जो ये वाइट शुगर, जो टेबल शुगर जो होती है, इसको प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें एक वेस्ट बच जाता है लास्ट में, तो उसको मोलासेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोलासेस हो गया। अभी शुगर जूस और वो इसके अलावा डैमेज राइस, सरप्लस ग्रेन, ब्रोकन राइस, ये सारी कुछ चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन में। इसमें 2G सेकेंड जनरेशन हम मोलेसेस, ये बायोमास भी आ गया है, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इससे क्या हुआ, जो काफ़ी जो हमने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, इसमें भी इसको एम्फेसाइज किया गया है कि हमें बायोफ्यूल को प्रमोट करना है, ठीक है। अब इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या क्या, किस किस इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रोल है, नीति आयोग ने एक रोड मैप बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये इसको इंप्लीमेंट करती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं इसको ब्लेंडिंग करती हैं, FCI क्या करता है, जो सरप्लस होता है या जो खराब हो गया उसका अनाज, और उसको इधर डाइवर्ट करती है, और लाइसेंसिंग वगैरह का, ट्रांसपोर्ट वगैरह का सारी चीज़। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये हो गया, कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या क्या काम करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इकोनॉमी का एडवांटेज ये है कि हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बचेगा, जो डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है वो बचेगा, वो कम से कम खर्च करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा बायोफ्यूल इंडस्ट्री में, रूरल इकोनॉमी भी इससे बढ़ेगी, मतलब फार्मर की इनकम बढ़ेगी उससे। एनवायरमेंटली भी लो कार्बन एमिशन फ्यूल है, और ये वेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, क्रॉप रेजिड्यू का यूज़ हो जाएगा, जो क्रॉप का अवशेष जो बचता है उसका। और स्ट्रेटेजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये एस्पेक्ट जरूर देखने का, एनर्जी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपने देखा होगा USA सैंक्शन लगाता है। अब वैसे इंडिया इंडिविजुअल कंट्री के सैंक्शन को तो मानता नहीं है, वो UN के सैंक्शन मानता है, लेकिन USA इतनी पावरफुल कंट्री है ना कि ये
मतलब इस पर बहुत सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली ये अपने सैंक्शन से लोगों को या कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है। अब जिसने यूएसए ने लोगों को थ्रेटन किया कि भैया आप रशिया से ऑयल परचेस करोगे तो हम इतना परसेंट आपके टैरिफ लगा देंगे। तो आपने देखा हो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक स्वायत्ता होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट होती है। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक उससे भी हमें एक फ्रीडम मिलेगी हमारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने की। कंट्रीज लाइक यूएसए हमें इस तरह से ऐसी सिचुएशन में हमें थ्रेटन नहीं करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली जब ये चीज़ें होंगी तो इसमें नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी, इस फ्यूल को के रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल कार्स वगैरह इस तरह से बनाने के लिए टेक्नोलॉजी वो भी डेवलप होगी। अब इसमें क्या है, अच्छी चीज़ों के अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं, हर चीज़ का तो उसका एक चैलेंज आता है, तो उनको भी हमें एड्रेस करना होगा, ठीक है। इसमें फूड वर्सेस फ्यूल वाली जो डिबेट होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हम फूड को डाइवर्ट कर रहे हैं उससे कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाए कि हमारे जो फूड सिक्योरिटी उस पर इम्पैक्ट हो। तो एक इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अब इसमें क्या है, शुगर कैन जो होता है और एक जो दूसरा है राइस, ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो ये इथेनॉल प्रोडक्शन के चक्कर में ये हम कहीं ना कहीं एक तरह से हमारी वाटर टेबल को तो कहीं ना कहीं उसको हैम्पर नहीं कर रहे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, ये भी सरकार को देखना होगा। तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इसमें क्या है कि अलग अलग जनरेशन देखी थी हमने, जनरेशन 1 फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, फूड क्रॉप्स का यूज़ करके इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ये सारे चैलेंजेस से हमें थोड़ा अगर ओवरकम करना है तो हमें 2G सेकेंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप और वेस्ट फूड जो होता है ना उनसे बनता है 2G सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। और 3G में क्या है, ये अलगी से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप इनका चैलेंजेस भी बता दें और थोड़ा वो भी चीज़ मेंशन कर दें कि इस तरह से इनको थोड़ा ओवरकम किया जा सकता है। व्हीकल कंपेटेबिलिटी, इसमें क्या है, सरकार ने क्या E20 कंप्लाइंट व्हीकल अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज धीरे धीरे बना रही हैं, ठीक है, अब बनेगा। लेकिन जो पुराने व्हीकल्स हमारी कंट्री में चल रहे हैं, मतलब उनके नंबर्स करोड़ों में होंगे, ठीक है, वो तो कंप्लाइंट नहीं है, तो उनको तो एक तरह का इशू होगा। उनके जो पाइपलाइंस हैं इंजन की जो वो होंगी, फ्यूल पाइपलाइंस या रबर पार्ट्स है, उनमें क्या होता है, कोरोजन का खतरा है या थोड़ा उनमें गलने का है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है इथेनॉल में। तो एक ये वाला चैलेंज है, इसको भी देखना पड़ेगा सरकार को। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारा कुछ कि कैसे वहाँ से उसको प्रिक्योर करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना, सारा कुछ डिस्टिलरी में और फिर पेट्रोल पंप तक पहुंचाना। तो एक ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज होगा पूरा का पूरा। प्राइसिंग का क्या इशू है इसमें, जिसमें लोगों को, आम जनता का बोलना है कि ये चीपर होना चाहिए। पेट्रोल आप प्योर दे नहीं रहे हमें, बट सरकार का कहना है कि हमें प्रिक्योरमेंट कॉस्ट, ब्लेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, इन सब चीज़ों की वजह से हम इतना कॉम्पिटिटिव, इतना प्राइस हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो एक ये भी एक चैलेंज है कि सरकार को थोड़ा प्राइस रिड्यूस करेगा तभी कस्टमर उसको खरीदने के लिए तैयार होगा। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक तो माइलेज कम हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ऊपर, इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है, तो पेट्रोल के बराबर माइलेज नहीं देगी इससे गाड़ियाँ। तो कहीं ना कहीं सरकार को उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगला चैलेंज है स्टेट वेरिएशन। स्टेट वेरिएशन में क्या है कि जिस स्टेट में जो रॉ मटेरियल जो इससे रिलेटेड वो प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होगी कंपेयर टू अदर स्टेट। तो इससे भी क्या होगा, एक तरह से स्टेट वाइड वेरिएशन आएगा रेट्स में, तो उसको भी हमें ओवरकम करना है, ठीक है। अब एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म में क्या आएगा, हमने बोला सब फायदा है, बट इसमें एनवायरमेंट आप देखो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। फर्टिलाइजर का यूज़ बढ़ेगा जब ये राइस में ये शुगर केन इनका प्रोडक्शन होगा। मीथेन इमिशन आप देखोगे ये भी बढ़ेगा। ये कैसे होता है, जैसे कि राइस की कल्टीवेशन आपने कभी देखी हो, तो उसके जो खेत होते हैं उनको पानी से भर देते हैं, पूरा फ्लडिंग कर देते हैं खेतों की, तो उससे क्या होता है, मीथेन गैस का काफ़ी ज़्यादा इमिशन होता है। तो ये चीज़ भी ये भी एक तरह का इसका चैलेंज है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स आप थोड़े दे सकते हैं कि ब्राज़ील में E30 तक है, यूएसए में E10 E15 है, कनाडा में E10 है, थाईलैंड में E20 है, तो इंडिया E20 पर पहुंच चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी हैं, उसमें आप कुछ कुछ देख सकते हैं। जो इसमें क्या है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है जो 2018 में आई थी, फिर 2022 में इसको अपडेट कर दिया था सरकार ने। तो इसमें सारा इथेनॉल को प्रमोट करना, बायोडीजल को, एडवांस बायोफ्यूल को, सारा कुछ उसी से रिलेटेड है ये पॉलिसी, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला है, इसमें सतत है, सतत मतलब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंप्रेस बायोगैस को प्रमोट करना होगा, मतलब उस तरह का इसको फ्यूल में यूज़ करके उस तरह का हमें ट्रांसपोर्टेशन को भी सस्टेनेबल बनाना होगा। एक गोवर्धन करके इसमें है, इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज हैं उनको हमें यूज़ करना होगा। रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा।
इसके बाद पीएम G1 स्कीम है। तो पीएम G1 स्कीम में क्या होगा, हमें 2G जो बायोफ्यूल है उस पर ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये 2G इथेनॉल प्लांट, ये सारी चीज़ें। अब इसमें आप एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखो किसी भी पेपर में हो गया वो, उसमें आप हमेशा एक चीज़ कोशिश क्या करिए, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं, बट जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मेंशन कर सकते हैं। क्लाइमेट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, उनमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अभी हमेशा लिंकेज करने का कोशिश कीजिएगा आप। तो SDG 7 है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए, 8 है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, 9th है इंडस्ट्री और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज और इफिशिएंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की आप उस तरह से कंज्यूम करो कि एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हो, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन हो गया कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज एक्शन ऐसे लिए जाएं जिससे क्लाइमेट को कम से कम हार्म हो, ठीक है। ये क्लाइमेट एक्शन हो गया। अब इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 भी जो हमारा DPSP है उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। 48A है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या है, रिसेंटली तो इसमें किसी ने PIL फाइल पेटिशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में E20 से रिलेटेड कि सरकार को इतनी जल्दीबाजी में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, तो वो तो अभी चल रहा है। लेकिन सर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस में काफ़ी अच्छे जजमेंट दिए हुए हैं। इसमें MC मेहता केस है। इसमें क्या हुआ, दिल्ली में जो CNG ट्रांसपोर्टेशन का जो आपने देखा है काफ़ी सबसे पहले यहीं पे इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसमें गवर्नमेंट का जजमेंट था कि क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो आपको एक क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना की जरूरत है। सरकार को इस तरह के डायरेक्शन दिए गए थे, ठीक है। तो सरकार ने उस तरह से इनको फॉलो किया था। तो अब इसमें आगे क्या रिपोर्ट्स, नीति आयोग ने, जैसे हमने डिस्कस किया कि इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में नीति आयोग ही इसका पूरा रूट मैप तैयार करा कि कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे होगी, सारी चीज़ें। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें कि भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो ये हमने इंटरलिंकिंग में हमने देख लेते हैं। इंटरलिंकिंग में एग्रीकल्चर में क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है, MSP, ये सारा कुछ जो है वाटर यूज़ का जो है हमने देखा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का यूज़ हो रहा है, तो वाटर टेबल कम हो रही है, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है कि क्या होता है, जब ये इसमें क्या होता है, मोनोक्रॉप वाला मोनोकल्चर प्रमोट होता है। मोनोकल्चर मतलब सिंगल एक ही एक क्रॉप कर रहे हो आप उस जमीन में, तो उससे क्या होता है सोइल की क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर इथेनॉल में कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स का ही यूज होता है, तो उन्हीं क्रॉप्स की खेती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा क्रॉप्स को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इकोनॉमी में हम देख लिया, इंपोर्ट बिल कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फॉरेक्स हमारा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन हमारा कम होगा, फार्मर इनकम बढ़ेगी हमारी, ठीक है। एनवायरनमेंट में कार्बन न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये चीज़ें होंगी। साइंस में अल्टरनेटिव फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये है। इथिक्स में हमने ऊपर देख ही लिया जो है इसका लिंकेज है, डेवलपमेंट वर्सेस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, तो उनके लिए भी रिसोर्सेज भविष्य में बचे रहें, ये सारी चीज़ें होंगी। तो करंट में ये सारा कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो हमने मोटा मोटा इन सबके बारे में डिस्कस कर लिया। फूड वर्सेस फ्यूल हो गया, वाटर इंटेंसिव शुगर कल्टीवेशन हो गया, कंज्यूमर की चॉइस होगी कि आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको ऑल्टरनेट भी देना जरूरी है, उनको प्रमोट कर सकते हो, उनको परस्यू कर सकते हो, उनको कुछ बेनिफिट दे सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली फोर्स करना वायबल नहीं होगा, ठीक है। कंपेटेबिलिटी वाला हो गया कि ऑयल व्हीकल को कैसे कंपेटेबल बनाए। एक्सपांशन ऑफ सेकंड जनरेशन की हमने बात करी क्योंकि ये नॉन फूड क्रॉप से बनता है, तो उस पर काम करना जरूरी है। बैलेंसिंग बायोफ्यूल विद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन, उनको भी प्रमोट करो साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कुछ हमने सैम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। कुछ जैसे इसमें सिग्निफिकेंट ऑफ E20 फ्यूल इन इंडिया, एडवांटेजेस चैलेंजेस क्या हैं इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल प्रोग्राम में, बायोफ्यूल्स ये इसेंशियल क्यों है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, रोल देखना है ब्लेंडिंग इन अचीविंग इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट, ठीक है। तो हमने सारे कुछ एस्पेक्ट्स इनके डिस्कस कर लिए, तो आप इस पे क्वेश्चन के इसके आंसर आप दे सकते हैं आराम से। कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें ही हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी होगी, फार्मर वेलफेयर होगा, क्लाइमेट एक्शन होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अब जो ऑयल मंगाया जाता था उसका रिक्वायरमेंट हम इथेनॉल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इथेनॉल बना के, ठीक है। फूड सिक्योरिटी पे थोड़ा देखना पड़ेगा, वाटर सस्टेनेबिलिटी को भी हमें देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली रेडीनेस, ये भी इसमें भी हमें इंप्रूवमेंट होगा इससे, डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आत्मनिर्भर भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ये सारा हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। बायोफ्यूल पॉलिसी, नेट जीरो टारगेट हमारा, इमिशन EV का भी प्रमोट करना है, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें। तो ये आज का टॉपिक है, इसमें हमने सारे पॉइंट, सारे एस्पेक्ट देख लिए, तो इस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।